देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन किया था कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। पाठ का जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है, पाठ से एक संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का अध्ययन करते हैं, जिनमें हम एक पार्ट, इस लेसन का एक पार्ट संश्लेषित रेशों का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा पार्ट है इसका प्लास्टिक। तो देखिए बेटा, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है की बात करें हम तो प्लास्टिक भी एक संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक एक क्या है, संश्लेषित बहुलक है। बहुलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुलक क्या होते हैं। बहुलक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अनेक अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वो श्रृंखला बहुलक श्रृंखला कहलाती है, बहुलक कहलाता है। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक संश्लेषित अर्थात कृत्रिम रूप से बनाया गया बहुलक है। प्लास्टिक में भी अनेक छोटे छोटे अणु, रासायनिक पदार्थों के छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है प्लास्टिक। क्या कहलाता है, प्लास्टिक। बेटा प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, आपने प्लास्टिक के पदार्थों को देखा होगा। कुछ प्लास्टिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से, उनको यदि गर्म किया जाए तो आसानी से अपने रूप परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात नरम होकर गल जाते हैं। प्लास्टिक पदार्थों का अध्ययन आपने किया होगा, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्लास्टिक पदार्थ देखे होंगे, जिनमें आपने कुछ पदार्थ ऐसे देखे होंगे यदि उनको गर्म किया जाए तो वो अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप बदल लेते हैं, अर्थात वो विकृत हो जाते हैं, गल जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। जबकि कुछ प्लास्टिक आपने ऐसे देखे होंगे जो आसानी से रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो आसानी से जलते भी नहीं है। तो उसी के आधार पर यहां प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। पहले हम अध्ययन करते हैं थर्मोप्लास्टिक का कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। तो बेटा थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं, वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मृदुल अर्थात नरम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। यदि उनको गर्म किया जाए तो आसानी से नरम हो जाते हैं, और यदि उनको पुनः ठंडा किया जाए और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं हम। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं, मृदुल हो जाते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जिस आकृति में वो होते हैं उस आकृति को परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात ये कहा जा सकता है वो गर्म करने पर गल जाते हैं, गर्म करने पर गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, वो प्लास्टिक कहलाते हैं बेटा थर्मोप्लास्टिक। और उनको यदि ठंडा किया जाए तो वो पुनः वो प्लास्टिक क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन पुनः वो उस रूप में नहीं आ सकता जिस रूप में पहले था। अर्थात इन प्लास्टिकों को गलाकर, पिघलाकर दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात इन प्लास्टिकों का रूप परिवर्तित किया जा सकता है। और इनको
बार बार इनको बार बार नई नई आकृतियों में ढाला जा सकता है। ये जो प्लास्टिक होते हैं बेटा थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जिनको गर्म करने पर आसानी से मृदुल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और यदि इनको ठंडा किया जाए तो कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं। और निश्चित है कि एक आकृति इनकी बनाई, उस आकृति को आप गर्म करिए, ये पिघलकर पुनः प्लास्टिक में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर इन्हें उस गर्म प्लास्टिक को किसी आप अन्य आकृति के सांचे में डाल दीजिए, अन्य आकृति का निर्माण हो जाता है। तो इनसे बार बार नई नई आकृति की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, नई नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं इसको? इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए जैसे पॉलीथीन, उदाहरण की बात करें तो पॉलीथीन, इसके अलावा पीवीसी आदि। देखिए बेटा, इससे पैकिंग पन्नियां बनाई जाती हैं पॉलीथीन से। पीवीसी के पाइप भी बनाए जाते हैं। इनका उपयोग, इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग खिलौने बनाने, इसके अलावा बाल्टियां, कंघियां, पाइप, पानी के पाइप जिनको कह सकते हैं हम, पानी के पाइप आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है आदि। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर वो आसानी से अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, आसानी से वह मृदुल अवस्था में आ जाता है, नरम अवस्था में आ जाता है, यदि उसको ठंडा कर दिया जाए तो पुनः कठोर हो जाता है। इस गुण का उपयोग करते हुए हम एक ही प्लास्टिक से अनेक आकृतियों में उस प्लास्टिक को परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात बार बार उस प्लास्टिक को परिवर्तित हम नई नई आकृतियों में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा जो प्लास्टिक है वो है बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये वे प्लास्टिक है बेटा, वे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर आसानी से मृदुल नरम नहीं किया जा सकता, ये वो प्लास्टिक हैं जिनको आसानी से गर्म करने पर ये पिघलते नहीं हैं, आसानी से नहीं पिघलते हैं। और इनकी एक विशेषता और है, इन्हें एक बार किसी आकृति में डालने पर या एक बार सांचे में डालने पर इन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए या डालने पर इन्हें ऊष्मा देकर
ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि इनको गर्म किया जाए तो ये आसानी से नहीं पिघलते हैं, नहीं गर्म होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो बेकेलाइट, क्या हो गया बेटा? बेकेलाइट, मेलामाइन, बेकेलाइट, मेलामाइन आदि। इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग बिजली के स्विच बनाने में, उपयोग की बात करें तो बिजली के स्विच बनाने में, खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे, बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक आसानी से गर्म होकर पिघलते नहीं हैं, आसानी से पिघलते नहीं हैं। इसका मतलब जो बिजली के स्विच होते हैं वो आसानी से जल नहीं सकते, इसलिए इस प्लास्टिक का उपयोग बिजली के स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक के दो प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें पड़ा थर्मो प्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में कार्य करता है, कैसे? तो देखिए बेटा, जनरल सी बात है, प्लास्टिक का उपयोग एक विकल्प के रूप में है। प्लास्टिक एक विकल्प, प्लास्टिक एक विकल्प है। देखिए, बहुत सारे जो दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं हैं, यदि उन्हें प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाए तो दैनिक जीवन संभव नहीं है, और यदि उनके इन प्लास्टिक वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाए तो वे वस्तुएं बहुत महंगी, कम टिकाऊ होती हैं। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग एक विकल्प के रूप में, हर जगह एक विकल्प के रूप में किया जाता है। उसका कारण कि प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं, प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं, आसानी से वातावरण के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे इनमें रखे जाने वाला सामान सुरक्षित रहता है। प्लास्टिक पर नमी का, वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लास्टिक एक कुचालक पदार्थ है, गुणों में आगे बात करेंगे हम। अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। खाद्य पदार्थों को यदि प्लास्टिक पदार्थों में, प्लास्टिक बर्तनों में रख दिया जाता है तो खाद्य पदार्थ आसानी से खराब नहीं होता है। उसका कारण भी यही है कि ये किसी वातावरण के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है, वातावरण के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती, अनअभिक्रियाशील पदार्थ। तो प्लास्टिक का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जाता है। अब हम कुछ प्लास्टिक के गुणों के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक के में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिनके कारण इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक के गुण, नंबर 1 गुण की बात करें, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील का मतलब यह है
कि प्लास्टिक किसी अन्य रासायनिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात जिस रूप में है उस रूप में ही रहता है, ये किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, अन्य अभिक्रियाशील है। इसीलिए वातावरण में एक लंबे समय तक पड़ा रहने के बावजूद भी जैसे कि जैसा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में ये ना तो वायु के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही जल के साथ अभिक्रिया करता है। चूंकि प्लास्टिक का संचारण भी नहीं होता, क्योंकि संचारण की क्रिया वायु और जल की उपस्थिति में संपन्न होती है। वायु और जल से अभिक्रिया के दौरान संचारण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि प्लास्टिक वायु और जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, तो प्लास्टिक का संचारण भी नहीं होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नंबर 2, प्लास्टिक हल्का। हल्का, प्रबल, स्थायी है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और स्थायी होता है। कहने का मतलब प्लास्टिक के पदार्थ हल्के होते हैं, वजन में हल्का होता है। प्रबल, मजबूत होता है। बजाय अन्य उपकरणों के प्लास्टिक से बने उपकरण मजबूत होते हैं। और स्थायी होता है, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संचारित तो होते ही नहीं है, इनका अपघटन तो होता ही नहीं है, वातावरण का इन पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो ये लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इनकी आयु अधिक होती है। प्लास्टिक से बने बर्तन, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं अधिक समय तक चलती हैं बजाय अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं, क्योंकि धातुओं में संचारण होता है, धातुएं संचारित हो जाती हैं, जबकि प्लास्टिक पदार्थ संचारित नहीं होते हैं। और धातुओं की बजाय सस्ती भी होती हैं, हल्की होती हैं, प्रबल होती हैं, मजबूत होती हैं और स्थायी होती हैं। प्लास्टिक एक कुचालक है। प्लास्टिक में होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। प्लास्टिक एक कुचालक पदार्थ है, विद्युत का कुचालक है, अर्थात प्लास्टिक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इसलिए बिजली के तारों के ऊपर आवरण के रूप में प्लास्टिक चढ़ाया जाता है। बिजली के जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के जो तार होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक आवरण चढ़ाए जाते हैं। उन्हें विद्युत रोधी बनाने के लिए प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टिक एक कुचालक पदार्थ है। क्या है? प्लास्टिक एक कुचालक पदार्थ है। ये हमने प्लास्टिक के कुछ गुणों की बात की। अब बात आती है प्लास्टिक पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। बेटा, निश्चित रूप से पर्यावरण पर प्लास्टिक का विपरीत प्रभाव है। निश्चित रूप से प्लास्टिक पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालता है और पर्यावरण पर इस विपरीत प्रभाव के कारण आज प्लास्टिक के उपयोग करते समय, प्लास्टिक का उपयोग करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि प्लास्टिक का भी कोई विकल्प हमें नजर आए तो उस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक पर्यावरण प्रदूषक है। प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहता है, वातावरण में मौजूद रहता है, इसका संचारण नहीं होता है, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। प्लास्टिक एक प्रदूषक पदार्थ है। यदि इसको जलाया जाए तो इससे निकलने वाली गैसें भी बहुत प्रदूषित होती हैं। तो प्लास्टिक का पर्यावरण पर बहुत ही, कह सकते हैं, इफेक्टिव दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है। पर्यावरण में जो पदार्थ निकलते हैं वो पदार्थ
दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरण में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं बेटा जिनका वातावरण में निम्नीकरण हो जाता है, अर्थात बड़े अणु छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं, अर्थात इनका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। विभिन्न जीवाणुओं द्वारा, विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा जिन पदार्थों का अपघटन हो जाता है, जिन अपशिष्ट पदार्थों का सरलीकरण हो जाता है, वो पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे रसोई अपशिष्ट। रसोई अपशिष्ट में फलों व सब्जी के छिलके, पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, इसके अलावा फलों व सब्जी के छिलके, पशु अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। अर्थात जैविक वातावरण में, इनका वातावरण में जीवाणुओं द्वारा, विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलीकरण किया जाता है, इन्हें सरल अणुओं में तोड़ा जा सकता है। तो इन पदार्थों को कहते हैं हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। दूसरे पदार्थ होते हैं बेटा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अनिम्नीकरणीय अर्थात इनका सरलीकरण नहीं होता, वातावरण में ये सड़ते नहीं हैं, वातावरण में इनका अपघटन नहीं होता है, वातावरण में इनका अपघटन नहीं होता है। ये काफी समय तक, लंबे समय तक ज्यों की त्यों पड़े रहते हैं, ज्यों की त्यों रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं। और यदि इन पदार्थों को जलाया भी जाए तो भी ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनसे विषैली गैसें निकलती हैं। तो ये बेटा हमने जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अनिम्नीकरणीय, इनमें देखो प्लास्टिक है, एक तो प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए आपने जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को पढ़ा। अब पर्यावरण को बचाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम 4R सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 4R सिद्धांत। इस 4R सिद्धांत में 4 शब्द हैं: रिड्यूज, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। रिड्यूज इसका मतलब कम उपयोग करिए, जहां तक हो सके, संभव हो सके, इन पदार्थों का, प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो सके। अर्थात विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा रीयूज, पुनः उपयोग करिए, पुनर्उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब है कि जो पदार्थ एक बार काम में ले लिया है उस पदार्थ को किसी ना किसी तरह से अन्य रूप में उसका रूप परिवर्तित करके क्या करें, उसका पुनः उपयोग करें। रिसाइकिल, पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं
उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके भी उपयोग किया जाता है, अर्थात उन पदार्थों का पुनः चक्रीकरण करना चाहिए, पुनः रिसाइकिल करके उनको उपयोग में लिया जा सकता है। और रिकवर पुनः प्राप्त करके, पुनः प्राप्त करना, अर्थात एक पदार्थ जो हम उसको काम में ले चुके हैं, जहां तक संभव हो सके उस पदार्थ को पुनः हम प्राप्त करें और उसका उपयोग करें। तो इस तरह से इस 4R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर, इस 4R सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने प्लास्टिक और प्लास्टिक पदार्थों के दुष्प्रभाव, उपयोग के बारे में अध्ययन किया। अगला नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेके आएंगे आपको। धन्यवाद।